समझ में आता है कि 1970 के बाद जब दलित चेतना का उभार हो रहा है और दलित पैंथर्स, वामसेक, DS4 जैसे संगठन खड़े हो रहे थे और दलितों में एक जबरदस्त अम्बेडकराइट चेतना फैल रही थी, उस समय आरएसएस को ये समझ में आया कि इस समुदाय के साथ अंगेज करना बहुत जरूरी है। और महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी औरंगाबाद में, उसका नामांतरण का एक बड़ा आंदोलन चला। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर किया गया है। तो उस मूवमेंट का जो असर आया और इन संगठनों का जो समाज पे असर हो रहा था, राष्ट्र पूरे देश में वो फैल रहे थे, तब उन्होंने एक तरीके से इसको काउंटर करने की रणनीति पर उस समय शुरुआत की होगी और ये धीरे धीरे फैलते हुए आरएसएस ने ये तय किया कि दलितों की बस्ती में से युवाओं को लिया जाए और उन समुदायों से कुछ लोगों को लाया। तब तक वो उसमें ज्यादातर वही अपर कास्ट लोगों का ही। आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा? हाँ, मैं बात नहीं पा रहे थे, मुझे मतलब वो वही समय था जब वो इन बस्तियों में इन लोगों में काम करना शुरू कर रहे थे और वही समय था जब मैं अपने भूगोल के टीचर के जरिए शाखा में पहुंचा। तो इस तरीके से वहाँ पहुंचना हुआ और जब वहाँ गए तो शुरुआत के एक साल में ये कभी महसूस नहीं होता था कि ये क्या किसके बारे में, क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुआ और जहाँ मैं रहता हूँ, अभी भी मेरा जहाँ घर है, वहाँ आज भी अजान की नमाज, मतलब नमाज की अजान की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। 8 किलोमीटर की रेडियस में कोई एक भी मुस्लिम बंदा रहता नहीं है, कोई परिवार नहीं रहता है। हमारे यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, कोई बंदा नहीं है मेरे गाँव में, मतलब हमको बचपन में कोई हमने तो देखा नहीं किसी सारी चीज़ को। तो वो तो जब पढ़ने के लिए बाहर गए तो पता चला कि हमारे सहपाठी मुस्लिम है, या जब मैं शाखा में जाने लगा और मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा मुस्लिम द्वेष अनायास ही आने लगा, तब हमारे यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पहला बंदा एक पियोन बन करके आया, आमिर खान, और उसको देख करके मुझे लगा कि अच्छा ये होते हैं, ये मुसलमान होते हैं, इनके बारे में ये सारी बातें जो हम करते हैं वही इनके बारे में चीजें चल रही है। तो एक उम्र होती है जहाँ आप बन रहे होते हैं, आपका दिमाग बन रहा होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है कि जब बच्चों का ब्रेन विकसित हो रहा होता है तभी उसके साथ वो एंगेज करता है। और आप बता रहे थे कि खेल भी इनके किस तरह की? हाँ, खेल भी ऐसे जिसमें आपको एक दूसरे समुदाय के प्रति नफरत पैदा हो, तो उसी तरह के खेल, किला जीतने के, युद्ध करने के और नारे भी, तो ये सब चीज़ों के जरिए, खेल के जरिए, नारों के जरिए, या फिर बैठ करके जो बौद्धिक बातें होती है उसमें भी ऐसी बातें करना कि हम कौन हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, बाकी लोग बाहर के आक्रमणकारी हैं, उन्होंने देश को लूटा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हमारी बहुबेटियों की बेइज्जती करी है। तो उस उम्र में जब आपके दिमाग में सब कुछ ये फैलने लगता है, ये अंदर जाने लगता है, तो वो कहीं कहीं जम जाता है, क्योंकि उसका कोई काउंटर नहीं है दूसरा, जहाँ आप उसकी बातों के बारे में दूसरी कोई बात कर सकते हैं। और वो इतना सही लगता है क्योंकि आप अपने टीचर पे भरोसा करते हैं और वो टीचर के जरिए ये बातें आप तक पहुंच रही हैं। तो अगर प्राइमरी स्कूल में, अपर प्राइमरी सेटअप में और जो मिडिल क्लास, ये जो हमारा सीनियर सेकेंडरी वाला जो सेटअप है, यहाँ तक आप जब जाते हैं तब तक सारे ही जो टीचर हैं वो उधर से ही जुड़े हुए हैं और उन्हीं की तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपके लिए शाखा और स्कूल में फर्क करना मुश्किल है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 15 साल की उम्र में, मुझे 13 साल की उम्र से समझ में आने लगा कि कितने खतरनाक लोग होते हैं मुसलमान, और उनकी बस्ती में नहीं जाना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं, या उनकी मस्जिदों के नीचे हथियार खाने में रखते हुए हैं, मतलब वो सारी चीजें जो, हाँ, उसको तो मतलब आज की भाषा में कहें तो मुझे लगता है कि हमने 14 साल की उम्र में उसको ट्रोल किया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिताजी और वो बहुत अच्छे दोस्त थे,
क्योंकि वो पहली बार तो उनको मैंने वहाँ हॉस्पिटल में देखा जहाँ वो उनका पोस्टिंग था, लेकिन जब उनके साथ हम सब ने मिलकर के कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करी तो उन्होंने हम सबको तो डांट के भगा दिया बहुत अधिकार के साथ, और हम भाग भी गए। लेकिन दूसरे दिन मैंने देखा कि वो मेरे घर ही चले आ रहे, और तब मुझे लगा कि अब ये मेरी शिकायत करने आ रहे होंगे, और मैंने ये देखा कि वो आ रहे हैं और उन्होंने मेरे पिताजी को कहा राम राम और मेरे पिताजी ने कहा सलाम, और मैंने सोचा ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। और वो अभी भी है, आमिर चाचा अभी भी जिंदा है, और उसके बाद तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हुई जब मैं उस सारी चीज से बाहर निकला। तो भंवर जी फिर हमें बताइए, मेरी दिलचस्पी और हमारे दर्शकों की भी इसमें होगी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नसों में जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, नीलकंठ बनते बनते आप रह गए, मैं कहूँगी। आप कौन सा वो वक्त आया जब आपको ये एहसास हुआ इस बात का कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या ये ऐसी संस्था है जो कि लोगों में भेदभाव पैदा करती है या हिंसा और नफरत को जन्म देती है? मुझे लगता है कि देखिए ये जहर तो फिर आगे और बढ़ता गया, क्योंकि फिर मैं पांचजन्य पढ़ने लगा जो कि उनका हिंदी मुखपत्र होता है, उसने और ज्यादा मुझे कट्टर बनाया। तो शाखाओं में जितनी कट्टरता आनी चाहिए उससे ज्यादा कट्टरता उनकी लिटरेचर से आई, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत अभिरुचि था। फिर बाबरी मस्जिद वाला ये चालू हो गया पूरा मूवमेंट, तो पहली कार सेवा हुई, उस कार सेवा में भी मैं गया, और धीरे धीरे ये सारी चीजें, वो सारा लिटरेचर भी पढ़ा हमने कि ताजमहल पे हिमालय शिव मंदिर है, ये सब, क्योंकि जो भी आरएसएस के बड़े कार्यक्रम होते थे उसमें जो किताबों का स्टॉल लगता था उसमें ये सारी किताबें मिलती थी। इवन गांधी हत्या के बारे में जो गोपाल गोडसे की और नाथुराम गोडसे की किताब है, गांधीवध क्यों, गांधीवध और मैं, वो किताबें भी वहाँ लिखती थी। गांधी जी के खिलाफ और भी किताबें और भी साहित्य, फिर मुस्लिमों के, क्रिश्चियंस के, कम्युनिस्टों के खिलाफ जितना लिटरेचर लिख सकते हो वो सारा वहाँ मिलता था, तो वही पढ़ने को मिला मेरे। तो अब आप सोच सकते हैं कि मेरी एक तरीके से परवरिश वहाँ हुई जहाँ जन्म गुत्थी में जहर या नफरत दी जाती है। तो वहीं से शुरुआत हुई, फिर और बढ़ती रही, क्योंकि वो जितना उन्होंने दिया उससे ज्यादा मैंने लिटरेचर के जरिए अर्न कर लिया, और तो ये बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन कार सेवा 1990 में, कार सेवा का अनुभव तो ये था कि जब गए वहाँ तो अजमेर से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी लखनऊ के लिए, और हमको बाकायदा बताया गया था कि वहाँ पर कैसे पहुँचना है, आपको पुलिस रोकेगी तो आपको जंगलों में, खेतों में होकर के पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के बाद में आपको सब वो मिलेंगे औजार, जैसे उसको तोड़ना। अभी जब लोग कहते हैं कि वो तो अचानक हो गया, ऐसी कोई योजना नहीं थी, ऐसा नहीं था। सारे लोगों को ये बताया गया था कि आपको कैसे पहुंचना है, क्या वहाँ क्या होगा, क्या हो सकता है, सारी। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा हम अंदर से अंदर चीजें भर चुकी थी हमारी कि हम बिल्कुल एक फिदायनी दस्ते की तरह, एक बलिदानी समूह के रूप में। और मुझे याद है कि जब हम निकले तो ये गाना गाते हुए कि राम जी के नाम पे मर जाएंगे, दुनिया में नाम अमर कर जाएंगे, तो मतलब मरने मारने की तैयारी। फिर ट्रेन में जिससे हम अजमेर से चढ़े, तो अजमेर चूंकि ख्वाजा साहब का वहाँ पे दरगाह है, तो बड़ी संख्या में मुस्लिम जायरीन आते हैं। तो उस ट्रेन के रिजर्व डब्बे में हम तो अनरिजर्व टिकट लेके चढ़े, उसमें जो बैठे हुए मुस्लिम परिवार थे उनको देख करके जो हमने नारे लगाए, और भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, हिंदू बन के रहना, और जो भी जो चीजें कर सकते थे, वो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वरना मैं सोचता हूँ कि अब जो मॉब लिंचिंग की बातें हम सुनते हैं ये 1990 में हो चुका होता, मतलब वो ऐसा था मन में कि हम राम जी के मंदिर को मुक्त करवाने के लिए जा रहे हैं, राम भक्त हैं, हम तो खड़े, ये लोग आराम से बैठे हैं, ये बाबरी मस्जिद वाले लोग। मुझे लगता है उनको कोई लेन देन है कि नहीं है ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे अंदर या मेरे जैसे तमाम लोगों के अंदर ये सब,
और हम उस डब्बे में जो लोग थे वो ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो मजदूर लोग थे, दलित लोग थे, आदिवासी लोग थे, युवा लोग थे। क्योंकि जो लोग हमको मोटिवेट करके कार सेवा में भेजे वो तो वापस घर चले गए अजमेर से, हमको ट्रेन में बिठा कर, वो नहीं आए बस। तो उनको केवल ये था कि इनको उधर भेजो। हालांकि मैं पहुंचा नहीं, क्योंकि आगरा से आगे टुंडला स्टेशन पे ही हमको रोक लिया गया और वहां से गिरफ्तार करके मथुरा ले गए। मथुरा जेल में जगह नहीं थी तो फिर आगरा ले गए और आगरा में 10 दिन जेल में रहे और फिर वहां से निकल करके वापस। लेकिन अगर आज ही आंदोलन होता तो आपको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मुझे लगता है कि आप सोचिए कि उसके बाद बहुत कुछ बदल गया, मेरी पहचान, मेरा विचार, सब कुछ। उसके बावजूद कुछ 4-5 साल पहले मुझे किसी का मैसेज आया कि आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो उनका किस चीज़ के लिए अभिनंदन? और उनका वो कारसेवकों की लिस्ट देखी, उसमें आपका नाम। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि क्या ये प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे इमरजेंसी में लोग जेल में रहे उनको तो वो मिलता है वजीफा, ऐसा तो कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं कि भाई जो लोग कार सेवा में गए हैं उन सबको पेंशन चालू कर दी जाए। तो ये आप सही कह रहे हैं कि अगर तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 1991 की बात होगी, जब पहली कार सेवा के बाद में एक आंदोलन और किया गया, मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो। और इसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बड़ा एक जुलूस निकाल करके एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया था। तो मेरे अपने जिले में जहाँ से मैं आता हूँ भीलवाड़ा, वहाँ भी ये किया गया। और तब मैं जिला कार्यालय प्रमुख था आरएसएस का, उनका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसी में मैं रहता था। तो स्वाभाविक रूप से इसमें भी शामिल हुए, क्योंकि इससे पहले कार सेवा में शामिल हो चुके थे, उससे पहले रामशिला पूजन में शामिल हो चुके थे। वो सारे ही जो काम, क्योंकि मैं जब आरएसएस में पहुंचा उसी समय आरएसएस ने राम मंदिर, राम जन्मभूमि का पूरा प्रोजेक्ट हाथ में लिया। नहीं तो मसला तो कई सालों से चल रहा था, 1949 से चल रहा था। तो 1949 से लगा करके 1980 तक आरएसएस का उसमें कोई वो नहीं था। उसके बाद में उन्होंने उसको लिया और राजनीतिक रूप से अपना उसको बनाया। तो फिर ये जो 1991 का हुआ तो मैं भी उसमें शामिल था इस जुलूस में। तो वो जुलूस का जो टाइम था और उसका जो निकलने का रूट था, वो हमारे शहर की जो बड़ी मस्जिद उसके पास से होकर गुजरा। वो दोपहर के बाद की जो नमाज होती है उसका टाइम और इस जुलूस का टाइम एक साथ। तो इसको लेकर के प्रशासन का ये कहना था कि आप या तो टाइम बदलिए या फिर रूट बदलिए। तो हमारे लोगों का ये कहना था, उस समय बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, भैरव सिंह शेखावत की, और उस शहर के जो एमएलए थे वो बंसीलाल पटवा, वो भी भाजपा से थे, वो भी संघी थे, वो भी शाखा से थे। तो हमें लगा हमारी सरकार, हमारा देश, हमारा एमएलए, हमारा सब कुछ, और हम ही से कह रहे हैं कि रास्ता बदलिए। तो प्रशासन को कहा भाई वो इलाका कहलाता गुलमंडी, तो कहा गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है जो हम उधर नहीं जाएंगे और उधर से ही जाएंगे उसी समय। तो इस जद्दोजहद में कुछ पथराव हुआ और लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चला, फिर रबर की गोलियां चली और फिर गोलियां चली, और उसमें 2 लोग मारे। तो जो मारे गए वो संयोग से हिंदू थे। हालांकि उस दिन के आंदोलन में वो नहीं था। एक बंदा तो कोई रात में काम करता था, दिन में घर में सोया हुआ था, उसने बाहर को सुना कि क्या चल रहा है, वो बाहर निकला और गोली लगी मर गया। दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने गांव से शहर में आया हुआ है। हालांकि अब तो संघ के लोग, विष्णु परिषद के लोग कहते हैं कि वो तो शामिल था, लेकिन मेरी जहां तक याददाश्त है वो बंदा भी नहीं शामिल था उसमें, लेकिन वो भी, उसको गोली लगी, वो भी मारा गया। हम सब लोगों को भी लाठियां सब हमने भी खाई।
वाजला बँड. म्हणूनच इंजिनमध्ये फक्त सॅफसॉल एस्टर. जेव्हा एस्टरने घर्षण 35% कमी होईल तेव्हा राईड लोण्यासारखी स्मूथ होईल. इंजिनमध्ये सॅफसॉल एस्टर असेल तर आता कोण अडवेल. 1 ball, 3 runs to win. The tension is palpable. Wait, what is the batsman doing? Is that तो वो जो दो लोग मारे गए उनका अस्थि कलश और जो अयोध्या में मारे गए लोग उनकी अस्थियों को लेकर के एक अस्थि कलश निकाला गया. उस अस्थि कलश का मेरे गांव में हमने अपने घर पे स्वागत किया, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत तो करी गांव की शाखा से, लेकिन फिर मैं पढ़ने के लिए शहर में चला गया तो फिर मेरा कनेक्शन घर से छूट गया. और घर पे क्योंकि 1 साल बाद मेरे पिताजी को समझ में आ गया कि ये कुछ गलत जगह पे चला गया, तो उनका विरोध रहता था शाखा में जाने से और सब चीज़ों से. तो मैं जब आगे पढ़ने के बहाने चला गया वहाँ भीलवाड़ा में, तो मेरा परिवार से भी मतलब वो टोका टोकी उनका भी हट गया. और उनको भी नहीं था कि भाई उन्होंने तो मेरे को गवर्नमेंट हॉस्टल में छोड़ा, अम्बेडकर हॉस्टल में, लेकिन आरएसएस के प्रचारक ने मुझे वहाँ आकर के कहा कि यहाँ रहने से आपकी विचारधारा भ्रष्ट हो जाए. तो इसलिए उन्होंने मुझे जिला कार्यालय पर बुला लिया और मैं वहीं रहा और वहीं से पढ़ने जाया. आरएसएस के जिला कार्यालय पर रह करके मैं अपने स्कूल जाता था और शाखा में भी जाता था और उनका सारा कामकाज भी जो होता है होगा. तो मेरे घर वालों को तो था कि मैं अम्बेडकर हॉस्टल में हूँ, मैं रहता था आरएसएस के वहाँ पे. तो अब मेरे लिए एक मौका था कि मैं अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को, जिसमें कि बहुत कम, उस समुदाय से बहुत कम लोग आरएसएस में थे, तो उनको ये दिखाने का एक अच्छा मौका था कि मैं अब आरएसएस में किस जगह पर हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ. यहाँ से हम यहाँ से आप टोकते रहे, लेकिन मैं तो बहुत मतलब बड़ी जगह पर. तो ये सोच करके हमने रखा अपना गांव में कार्यक्रम और ये तय हुआ कि मेरे घर पे भोजन किया जाएगा. तो मैंने अपने घर पर खाना बनवाया. जब खाना बन रहा था तब भी मेरे पिताजी ने कहा कि ये खाना खाएंगे क्या, और मैंने कहा बिल्कुल खाएंगे, हमारे यहाँ तो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है, हमारे तो सब हिंदू एक है. तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारे पार्टी में उनको नहीं कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग है, वो समझते थे कि ये जनता पार्टी है. तो उन्होंने कहा तुम्हारी जनता पार्टी में अगर सब बराबर हो गए तो बहुत अच्छी बात. बना खाना, खीर पूड़ी बनाया गया और ये पूरे दिन यात्रा निकल करके मेरे गांव में पहुंची शाम और भव्य स्वागत और सब कुछ होने के बाद में एक सभा हुई और अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका एक वो VCR पर वो दिखाया गया, पूरा एक पिक्चर, एक मूवी टाइप की थी. और ये सब होते होते कुछ 9-10 बज गई रात की. तो खत्म होने के बाद में फिर उनको कहा कि आप खाना खा लीजिए. तो उस समय सेवा भारती जो कि संघगाई एक संगठन है, उसके जिला प्रमुख मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा कि बंधु आप तो जानते हैं हिंदू समाज कितना विषम है, तो हमारा तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपके साथ एक कभी भी खाना खा सकते हैं, एक ही प्लेट में भी खा सकते हैं, लेकिन ये साधु संत है इनको थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप ऐसा कीजिए कि खाना पैक करके दे दीजिए. तो मेरे लिए थोड़ा एक शॉकिंग था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पिताजी विरोध कर ही चुके थे. वो कह रहे थे कि ये खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे, और दूसरी तरफ अब ये कह रहे हैं कि हम साधु संतों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि एक दलित के घर पे खाना बना, तो यहाँ बैठ के आप पैक कर दीजिए, आगे भी गाँव में खा लीजिए. तो मैं तो एकदम स्तब्ध रह गया कि ये क्या चल रहा है. लेकिन मैं फंसा हुआ था कि परिवार में पिताजी ऑलरेडी विरोध कर चुके थे, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो नहीं खा रहे, यहीं से पैक करके ले जा रहे हैं, लेकिन अभी तो कम से कम मेरी जो सिचुएशन फंसने वाली है उससे तो मैं बचा. वो ले गए खाने को और दूसरे दिन सुबह मुझे जब खीर का जो केतली होता है वो लौटाने के लिए मेरा एक साथी जो मेरा क्लास फेलो भी था, मेरा पहले मेरा जहाँ हॉस्टल था
हॉस्टल के बिल्कुल पास में उसका घर था और हम शाखा में एक साथ जाते थे। पुरुषोत्तम शर्मा क्षत्रिय। पुरुषोत्तम आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मना किया गया लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं आपको एक बात बताने चाहता हूँ। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो खाना आपके यहाँ से गया था वो खाया नहीं गया, वो तो गांव के बाहर ही फेंक दिया गया। वहां पहुंच करके एक ब्राह्मण वैद्य के घर में खाना बनवा करके रात में 12 बजे खाया। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा वो मजाक कर रहे होंगे। फिर हम दोनों दोस्त साइकिल लेकर के गए और जहां उन्होंने बताया कि यहाँ फेंका गया था वहां जाकर के हमने देखा और वहां हमने पाया कि बाकायदा वहां पर कुछ अवशेष वहां पर तब भी मौजूद थे। तो वो क्षण फिर मैंने वहां खड़े होकर के पहली बार ये सोचा कि जिन लोगों के लिए मैं अयोध्या में जाकर के मरने के लिए तैयार हूं, या जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए मैं मरने मारने के लिए तैयार हूं, वो लोग मेरे घर का खाना भी मेरे साथ बैठ के और फेंक करके ले जाके दूसरी जगह भी नहीं खाते, फेंक के चले गए। तो फिर ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ और मेरी औकात क्या है? तो पहला प्रश्न मुझे यहाँ पर ये उठा और फिर मैंने सोचा कि घर जाना चाहिए। तो वो यात्रा जहाँ पहुंची थी हम लोग यहाँ पर, और वहां जाकर के पूछा मैं आपने मेरे घर का खाना क्यों नहीं खाया? और ये इतने दोगले लोग हैं कि उन्होंने कहा नहीं ऐसी क्या बात है, आपके घर का वो स्वादिष्ट खाना सबने ग्रहण किया। मैंने कहा ये पुरुषोत्तम जी बता, और जब उनको पता चल गया कि हाँ गवाह भी है तो 1 मिनट में फिर बदल गए। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, जो आपके खाना लेकर के जीप के पीछे बैठे हुए थे, जब टर्न पे जीप रफ्तार से मुड़ी तो खाना हाथ से छूट गया, तो जब नीचे गिर गया तो गिरे हुए खाने को देखा। लेकिन वो कहानी समझ में नहीं गया, आपको हजम नहीं होता कि ये बिल्कुल कहानी है। और जो साथी बता रहे थे और मैंने अपनी आंखों से जाके वहां देखा, और उस खीर के बर्तन पे किसी तरह का ऐसा मोच नहीं था या कोई निशान नहीं था कि वो नीचे गिर गया होगा रफ्तार से। जैसा कोई आपके लिए हाँ वो तो बहुत ही भयानक, क्योंकि ये जब हुआ और जब मैंने कोशिश की कि इस बात को कोई संज्ञान में ले, इसके बारे में कोई बात करे, तो मैंने वहाँ यात्रा से लगा करके, प्रचारकों से लगा करके, आरएसएस के सारे लोगों और अंततः सरसंघ चालक रज्जू भैया को तक चिट्ठी लिखी और कहीं से कोई जवाब नहीं। और उल्टा मुझे ये समझाया गया कि इतनी छोटी सी बात है, छोड़िए आप तो राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, राष्ट्र के लिए काम कीजिए। तो मुझे लगा कि आपके लिए इतनी छोटी बात हो सकती है, मेरे लिए बिल्कुल भी छोटी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अफसोस हुआ। मुझे बताइए, लेकिन आप इस हार्ट ब्रेक या इस टूटे हुए दिल के साथ जिंदगी गुजार सकते थे, आपने क्यों ये तय किया कि आपको इसके लिए किताब लिखनी चाहिए, और फिर आपकी ज़िंदगी का नया रास्ता कैसे तय हुआ? आपने ये कैसे तय किया कि अब आप समाज के लिए काम करेंगे या आरएसएस के खिलाफ काम करेंगे? क्या मैं कह सकती हूँ कि आप आरएसएस के खिलाफ काम करते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जब ये हुआ तो इसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे बचपन से लगा करके और बाद के दिनों तक तो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था अलग से, तो मेरे सारे दोस्त आरएसएस थे, वही लोग, उन्हीं को मानना, और वो मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श, महानतम लोग। तो अपने आदर्श का ऐसे टूट जाए। और दूसरा ये कि अब आपके साथ कोई नहीं है, आपको संदेह की नज़र से देख रहे हैं कि शायद ये पागल हो गया, ये सवाल उठा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं इतना अकेलापन था और इतना अंदर से टूटन थी कि मैंने एक बार तो सुसाइड करने की कोशिश की और मैंने चूहे मारने की दवा खा। और फिर मेरे बड़े भाई को ये पता चला कि मैंने ये सब किया, तो फिर डॉक्टर के जरिए ये सारी चीज़ की, तो उससे और ज़्यादा शर्मिंदगी हो गई, क्योंकि मरने की कोशिश करो और आप मरो नहीं। और फिर गांव में ये बात फैल गई कि ये ऐसा आत्महत्या।
और मुझे लगता है कि आजकल आत्महत्या का बहुत चलन है, लेकिन 1991 जैसी उस सालों में उतना, कम से कम गाँव में तो आत्महत्या जैसी चीजें बहुत कम हुआ। तो उसके बाद और शर्मिंदगी हुई, फिर और कई दिनों तक गांव से बाहर। तो फिर मैंने कई और चीजें सोची, मैं इन लोगों से कैसे लड़ूं, क्योंकि मैं चिट्ठियां लिख चुका था, सब चीजें कर चुका था। तो पहला काम तो मैंने ये किया कि एक अखबार में मैंने इस पूरी स्टोरी को लिखा कि ये लोग चाहते हैं कि मैं हिंदू न रहूं। तो ये उस समय एक अखबार में, दहकते अंगारे नाम के अखबार में ये छपा। और मुझे याद है कि उसको पढ़ करके हमारे इलाके के एक शायर थे जमालुद्दीन जोहर, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी अभी भी है, जोहर साहब इस साल नहीं रहे। उन्होंने लिखा कि भंवर तुम गर्व से कह सकते हो कि तुम नहीं हो हिंदू, क्योंकि ये फारसी अरबी का पता नहीं क्या शब्द है, इसके मायने ठीक नहीं है। उन्होंने एक लंबा सा कुछ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब लड़ना है उन लोगों से जिनके साथ आपका इतना रिश्ता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे परिवार से ज्यादा मेरा संपर्क जो था वो आरएसएस के लोगों के साथ, क्योंकि परिवार से तो टोकाटो की वजह से रिश्ता पिताजी के साथ तो ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा था, लेकिन इधर तो सब रिश्ता था। लगता था कि हम कोई महान काम कर रहे हैं, ईश्वरीय काम कर रहे हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। और अचानक लग रहा है कि उस हिंदू राष्ट्र में मेरी कोई औकात नहीं है। और औकात नहीं है एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा। और उस शर्मिंदगी में जब आत्महत्या करने की कोशिश करो तो वो भी सफल नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि और मैं कैसे चिढ़ा सकता, तो वो चिढ़ाने के और जो काम हो सकते हैं वो सब। तो मैंने कन्वर्जन के बारे में सोचा कि कुछ किसी और धर्म में चला जाना चाहिए। तो अंदर इतना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ भरा हुआ है, क्योंकि आपकी एक घटना से आपके अंदर जमा हुआ मुस्लिम द्वेष नहीं निकल जाता है। और मुझे अभी भी लगता है कि आरएसएस छोड़ने के कई सालों बाद तक वो भीतर जो आरएसएस था उसको बाहर निकालने का मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि वही सारी चीजें अंदर जमी हुई थी। तो एक घटना से आप बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आपके भीतर जमा रहता है, आपकी भाषा में जमा रहता है, आपके देखने की दृष्टि में जमा रहता है। तो वो तो कहीं कहीं, और पूरे तरीके से आप इंडोक्ट्रिनेट हो चुके थे, आपकी पूरी जहन साजी हो चुकी थी, एक पूरा आपको मेंटल मेकअप अपना चेंज करना पड़ा। मैं थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि मैं आज के आरएसएस पे बात करना चाहती हूँ कि आपने ये तय किया कि अब आरएसएस की विचारधारा से लड़ना है, लेकिन क्या ये सिर्फ दलित समुदाय को दिमाग में रख के आपकी बात थी, या फिर आप ये भी सोचते थे कि मुसलमानों के खिलाफ जो ये अत्याचार और उनके खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं इससे भी लड़ना पड़ेगा? नहीं, उसके बाद में तो जब ये समझ में आया कि ये मैं अकेला विक्टिम नहीं हुआ, ऐसे बहुत लोग, क्योंकि उसके बाद में फिर हमने अपने इलाके के मुसलमानों का देखना शुरू किया, और फिर मेरी दोस्तियां बनी मुस्लिम समाज के लोगों को, उनके घरों में जाना शुरू हुआ। तो मुझे समझ में आया कि क्या सिखाया जा रहा था और क्या है, ये तो बिल्कुल अलग चीज है। और उसके बाद में फिर ग्राम स्टेंस को और उनके बच्चों को जला दिया गया। तो वो एक पहला मौका था जब मैंने एकदम खुल करके आरएसएस के खिलाफ अपने शहर में एक ज्ञापन दिया, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, हमने एक छोटी सी एक मीटिंग की, और वो एक शुरुआत थी आई थिंक 1996 की बात होगी। उससे पहले कॉलेज में एबीवीपी के खिलाफ एक दूसरा संगठन बनाया, उनसे थोड़ी लड़ाइयाँ वहाँ चली। लेकिन इसी सब चीज़ों को करते हुए मुझे समझ में आया कि आरएसएस केवल दलितों के साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आरएसएस बहुत सारे और समुदायों के साथ भी वही कर रहा है और उससे भी बुरा कर रहा है। तो ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है। तो वो मैंने शुरू तो किया कि मुझे बदला लेना, लेकिन बाद में समझ में आया कि व्यक्तिगत बदलने की बात नहीं है, ये बड़े बदलाव की बात। तो भंवर जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं 15 साल का या 20 साल का अगर कोई व्यक्ति 90 की आरएसएस में, आज की आरएसएस में अगर जा रहा है, उसकी शाखा में जा रहा है, तो उसको मुसलमानों के बारे में क्या बातें बताई जाती हैं? मुझे लगता है कि देखिए, अभी तो बहुत ज्यादा जहर है, क्योंकि तब कुछ शब्द थे ही नहीं, लव जिहाद या ये जो गाय को लेकर के जितनी बातें हो रही, ये सब शाखाओं में उस समय बातचीत का विषय नहीं होता था। ये नहीं थी सब था वो कि ये लोग संख्या बहुत बढ़ रही है, बहुत हो जाएंगे, ये सब चीजें तो थी। लेकिन आज जितना कहा जा रहा है, आज जिस तरीके से
मुस्लिम्स को हर तरीके से बहिष्कृत किया जा रहा है और एक तरीके से कॉर्नर में धकेला जा रहा है कि इनके साथ कोई बिजनेस नहीं करना है, इनका सामान नहीं खरीदना है, इनको अपनी कॉलोनी में यहाँ तक सब्जी बेचने भी नहीं आने देना है, या फल थूक लगा के बेचते हैं, इनके होटल पे मत जाइए, पता नहीं क्या करते रहते हैं, गाय का मांस मिला देते हुए। तो ये सब जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि अब तो नफरत का बाढ़ आ चुका। उस समय नफरत की एक छोटा नाली बह रही थी, इस समय नफरत की सुनामी। और अब जो बच्चे जा रहे हैं वो जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में एक डिवाइस और उस पे आ रहा है। तो वो हम तो गए 1 घंटे की फिजिकल शाखा, अभी तो 24/7 का डिजिटल शाखा जो है वो पहुंच रहा है दिमाग में। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लोग ऐसी बातें करते हैं जिसको मैं सुन के हैरत में रह जाता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले एक दलित एट्रोसिटी के मामले में विक्टिमों को लेकर के कहीं जा रहा था किसी अधिकारी से मिलने के लिए, और मैंने रास्ते में जयपुर आते वक्त रास्ते में रोका कि कहीं खाना खा लेते हैं। और आमतौर पर मैं हाईवे पर जो हमारे बोहरा मुस्लिम्स की होटल्स होती है उन पर खाना खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो बहुत वाजिब दाम, बहुत साफ सफाई और बहुत अच्छा उनका वो सारी चीज़ें होती है। तो मैंने वहाँ रोक लिया। मेरे अलावा बाकी वो जो दलित विक्टिम है जिनकी लड़ाई में लड़ने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा सर इनके यहाँ कैसे खाना खाएंगे। तो मैंने कहा क्या हो गया भाई, आपको पता नहीं है अंदर क्या क्या मिला के लाते हैं। और मैं हैरत में रह गया। मैंने कहा ये खुद पीड़ित, और जिनसे ये पीड़ित है उनसे और दूसरा जो समुदाय पीड़ित है उससे नफरत। यानी कि पीड़ितों को ही आपस में नफरत सिखाना। और आज जिस तरीके से दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा किया गया, वो बहुत भयानक स्थिति है। मतलब इस समय तो आप जो नई पीढ़ी आ रही है उसको जिस तरीके से जो इंडोक्ट्रिनेशन है, हमारे यहाँ हमारी पीढ़ी तक तो लंबा समय लगा ये सारी चीजें, ये तो बचपन से ही ये सब। और क्योंकि अब तो आरएसएस का 100 साल हो गया, तो बहुत फैल गए हैं और हर जगह नजर आते हैं। वो केवल ऐसा नहीं कि शाखा में नजर आते हैं, अब तो वो हर इदारे में आपको दिखाई देते। तो लोगों की भी एक मजबूरी है कि जब वो सब जगह वही है, मीडिया में वही है, शिक्षा के कुछ संस्थान में वही, आपका कलेक्टर वो जो बैठा हुआ है वो किसी शाखा से निकल के आया। उनके संकल्प नाम का जो उनका ट्यूशन, वो जो कोचिंग सेंटर है, उधर से वो बन करके आ रहा है, या फिर वो पहले एबीवीपी का नेता रहा है। आप क्या करेंगे उससे, कैसे? तो ये भी बात सच है क्या? अक्सर इस बात के प्रमाण भी पाए गए हैं कि जो दंगे हुए हैं कई बार, गुजरात दंगों से लेकर दिल्ली में भी दंगे हुए, और इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में वहाँ दलितों का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो ये कहा जाता है कि ब्राह्मण ठाकुर तो नहीं लड़ेगा, दलितों को भेजा गया। कभी कुछ मामले में आदिवासियों को भी इस्तेमाल किया गया मुसलमानों के खिलाफ। सच है ये? देखिए, मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं अपने शहर का एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि हमारे शहर में, भीलवाड़ा शहर, एक भीमगंज थाना है। वहाँ पर कम्युनल टेंशन और जितना कुछ भी सांप्रदायिक चीजें हुई होगी पिछले कुछ सालों की, उनके कुछ आंकड़े निकाल करके मैं एक बार देखा, तो मुझे समझ में आया कि वहाँ पर 90% मामलों में जो कुछ भी हो रहा है आमने सामने, जो टसल हो रही है, या जो मामलों में लोगों के नाम आ रहे हैं, वो ज्यादातर दलित। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि वहाँ आबादी तो बाकी लोगों की भी है, तो दलित ही क्यों वहाँ पर ये सारी चीज कर रहा है? तो बाद में समझ में आया कि एक योजनाबद्ध तरीके से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपना खुद सोल्जर बनाया गया, उनको हरावल दस्ते में शामिल किया। तो वो बजरंग दल में है, वो गोरक्षा के काम में है, वो तमाम वो काम जहाँ पे उदंड फैलाना है वहाँ उनको आगे। मेरे अपने उदाहरण से भी मैंने आपको बताया कि कैसे हमको ट्रेन में बिठा करके खुद घर चले गए, तो ऐसा ही है, हर मौके पर वो आगे कर देते हैं। और ये बात सही है, वो तो आंकड़े हैं। अब आप इससे कैसे डिजाई करेंगे कि गुजरात में जो जेनोसाइड हुआ 2002 में, उसमें किन वर्गों का इस्तेमाल हुआ, और इससे दोहरा फायदा होता है। एक तो आपका दुश्मन इससे निपट जाता है, और दूसरा ये है कि जो
जिसको आप साथ रखे हुए हैं, या तो वो पुलिस की गोली से मर जाएगा या फिर वो केस चलेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वहां तो पहुंची, मत उसकी आंच वहां तक तो पहुंचेगी नहीं ना, पोस्ट कॉलोनी में बैठ करके जो आपको अपनी योजनाएं बना रहे हैं वहां तक। तो आज दिन तक किसी दंगे में या ऐसी चीजों में कितने लोग आरएसएस के अपर कास्ट के नेतृत्व के लोग मारे गए? नहीं मारे गए। यही लोग जेलों में जाते हैं, यही लोग सारी चीजें करते रहते हैं, इन्हीं को आगे करते किया जाता है। तो ये तो अब तो आप कह रहे हैं कि अब शाखाओं की भी कोई खास जरूरत नहीं है। शाखाएं हालांकि बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं पढ़ रही थी कहीं पर कि शाखाओं की तादाद कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अगर 5,000 थी तो 50,000 हो गई थी। या वेस्ट बंगाल का जिक्र करें, कहीं बीजेपी की वहाँ पर जीत हुई है, वहाँ भी यही है कि कई गुना मल्टीप्लिकेशन होता है, खासकर जहाँ इनकी सरकारें होती हैं। और ये इस तरह का एक तथाकथित रूप से एनजीओ है जिसको सबसे ज़्यादा फंड मिल रहा है, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है। अब तमाम राज्यों में इनकी सरकारें हैं, केंद्र में इनकी तीसरे टर्म की सरकार चल रही है। जुडिशरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, इसके अलावा पूरा सरकारी तंत्र इनके कब्जे में है। तो कहाँ जाए आम मुसलमान, आम जो सेक्युलर हिंदू है, आम सेक्युलर दलित पिछड़ा आदिवासी है, वो क्या करेगा? देखिए, अभी शाखाओं की इसलिए बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि शाखाओं के अलावा बहुत जगहों पर उनकी सक्रियता है। अभी 2300 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके रजिस्टर्ड एनजीओ। आरएसएस खुद में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसने अपने लगभग 2500 एनजीओ बना रखे जिनको सर्वाधिक फॉरेन फंडिंग आ रहा है। तो वहाँ से वहाँ भी लोग काम करें। सारे यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, वीसी जो है, वो शाखा वाला ही काम कर रहे हैं। तो शाखा की जरूरत क्या है? या वो जो कोचिंग सेंटर के जरिए जो आईएएस आईपीएस आप बना रहे हैं, तो खेल हो या कोई भी चीज हो, सब जगहों पर वो लोगों को पकड़ के कुछ न कुछ ऐसा चला रहे हैं कि आप शाखा में नहीं भी पहुंचते हैं तब भी आप शाखा से ज्यादा काम करें। अब ये जो भी जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, इसमें हमारा युवा मौजूद था, और जिस फुट सोल्जर्स का मैं और आप जिक्र कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर युवा लोग हैं। चाहे वो युवा इस्तेमाल हों जो दलित समुदाय के हैं, आदिवासी समुदाय के हैं, बड़ी तादाद में मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ भी जिन लोगों को तैयार किया गया वो ओबीसी समुदाय के भी। और ओबीसी जब हम कहते हैं तो हमारा भारत का आधा भारत ओबीसी है। Plant protein does not build muscle, only when it's from a single source, like peas. So that's why we made the whole truth plant protein with peas and brown rice in a 70-30 ratio to make it a complete protein source with all 9 essential amino acids. And it's light on your gut too. So go ahead, try it. You have nothing to lose, only to gain. And that's the whole truth. यस, ये स्लो क्लैप्स तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम्हें जॉब स्विच ठीक से करनी नहीं। फिर कहते हो आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। ऑनेस्टली बताना, हैव यू एवर सीन नौकरी 360 ऑन द नौकरी ऐप? फ्री है ये, बट तुमने तो देखा होगा नहीं। So keep on watching this video to see how one feature by Naukri is a total game changer. Naukri 360 is a free job switch toolkit that helps you make perfect AI resume that Indian recruiters like. Prepare for your interview using AI interview prep. और अगर तुम्हारी IT की प्रोफाइल है तो मेरा सबसे फेवरेट फीचर है ये AI जॉब एजेंट। इस दौरान अभिजीत वित्के का नाम आया कि वो जाहिर है वो उन्होंने शुरू किया इस पूरे कैंपेन को, पूरा आंदोलन लेकर।
अम्मी को लेके आ जा। अम्मी हार लो तो बोली मैं ले रही दवा। क्या अम्मी ले रही दवा? ले रहे। हाँ। तो ले ले, अम्मी को लेके आ जा।